हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज़ के जरिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूपी लेखपाल और बीडीओ एग्ज़ाम के लिए ग्रामीण प्रवेश के फुल सिलेबस को। फ्रेंड्स, इस लेक्चर सीरीज़ में आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट मिलने वाला है जो शायद ही कोई यूट्यूब पर आपको इस तरह का प्रोवाइड फ्री में कराए। तो आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लग ही जाएगा। फ्रेंड्स, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो या कुछ चेंजेस कराना हो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिलेगा। इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। बस आपकी इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ेंगे, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो मैं इस कोर्स को जल्द से जल्द ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, हर चीज़ को बहुत आसान भाषा में, गाँव की भाषा में हम समझने वाले हैं। मैं जानता हूँ आप सभी लोग, यहाँ तक कि मैं भी गाँव से ही जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से हम गाँव के कुछ ऐसे एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि हर चीज़ आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगी। तो आज हम इसका पहला चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जो हमारा लेखपाल का सिलेबस है नया वाला, उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला चैप्टर है हमारा ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में, जो कि आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं। तो सबको पता है, सबसे पहले ग्राम विकास हम भारतीय संदर्भ में ही पढ़ेंगे। गांव में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, गांव की अर्थव्यवस्था क्या है, गांव का रहन सहन क्या है, इस तरह का कंटेंट हमें पढ़ना होता है। नेक्स्ट है ग्राम विकास कार्यक्रम। इसके अंतर्गत गाँवों में कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा ग्राम विकास प्रणालियाँ। इसमें हम शोध प्रणालियों के बारे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। तो गांव में स्वास्थ्य के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जाती हैं केंद्र और राज्य सरकार की, सबको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। अगला चैप्टर रहेगा हमारा ग्रामीण ग्रामीण सामाजिक विकास। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे ग्रामीण विकास एवं भूमि सुधार। तो ये सारा दोस्तों नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ऐसा नहीं है कोई फालतू चीज़ें। सब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, फालतू कुछ भी नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा पंचायती राज व्यवस्था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 2 से 3 क्वेश्चन 25 में से देखने को ज़रूर मिलेंगे इसमें। अगला है केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो सबसे ज़्यादा अगर वेटेज रहेगा आपको ग्रामीण प्रदेश में, तो इसी से रहेगा। योजनाओं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे। कम से कम आप 10 प्लस क्वेश्चन मान सकते हैं, 25 में से इन योजनाओं से आएंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे लेखपाल का पद, उसके कार्य और संबंधी महत्वपूर्ण तत्व को देखेंगे। अगला चैप्टर हम जो लास्ट में देखेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान संक्षिप्त अवलोकन करने वाले। तो ये सारे चैप्टर हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं ग्रामीण प्रवेश के अंतर्गत। तो बाकी जो मिसलेनियस चीज़ों को भी हम देखेंगे, जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए डिस्कस करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। तो ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं। दोस्तों, ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में के भाग के अंतर्गत ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था। तो गांव का समाज किस तरह का ग्रामीण समाज होता है, इसकी अर्थव्यवस्था क्या है, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम विकास की संकल्पना कि तो ये ग्राम विकास की संकल्पना कहाँ से आई, इस चीज़ को हम जानेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कार्यनीति एवं अनुभव। तो इसी के अंतर्गत हम देखेंगे इसकी कार्यनीति क्या और इसमें अनुभव क्या क्या किए जा गए हैं। अगला इसी में हम देखने वाले हैं ग्राम विकास में भूमि संबंधी मुद्दे। तो गाँव में आप सब रहते होंगे तो आपको पता ही होगा, जो गाँवों में सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है, तो भूमि में जो संबंधी मुद्दे होते हैं उन्हीं को लेकर सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो उन सब के बारे में हम देखने जा रहे हैं, देखेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्राम विकास प्रशासन और ग्रामीण भारत में परिवर्तन की गैरतमकता को शामिल किया गया। तो इसके अंतर्गत इतनी चीज़ें हमें पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों, ग्रामीण समाज एवं अर्थव्यवस्था में हम ग्रामीण समाज का परिचय, तो ग्रामीण समाज में अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ना है हमें, ये हम डिस्कस करते हैं। तो ग्रामीण समाज में एवं अर्थव्यवस्था में ग्रामीण समाज का परिचय, ग्रामीण जनसंख्या की, यानी गाँवों में किस तरह की जनसंख्या पाई जाती है, किस तरह के लोग पाए जाते हैं, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रामीण सामाजिक संरचना, जो गाँवों की संरचना होती है, किस तरह की संरचना होती है, किस तरह के गाँव होते हैं, कितने प्रकार के गाँव होते हैं, ये सब हम देखेंगे। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ग्रामीण आर्थिक रचना और ग्रामीण निर्धनता समाहित है इसके अंतर्गत, यानी गांव में जो बेरोजगारी होती है या गांव में गरीबी क्यों होती है, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन भारतीय ग्राम प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। जो दोस्तों भारतीय ग्रामीण प्रशासन था प्राचीन में, उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहली विशेषता क्या थी, समुदाय का छोटा आकार। दोस्तों, जो ग्रामीण प्रशासन था उसका आकार बहुत ही छोटा था, मतलब बहुत छोटा का मतलब है थोड़े बहुत जगह में लोग रहते थे। मान लो इस तरह का एक
छोटा सा आकार है और यहाँ पर कुछ लोग रहने लगे। तो इस तरह का ये प्रशासन, ये हमारा क्या कहलाया, ग्रामीण प्रशासन। नेक्स्ट हमारा कृषि मुख्य व्यवसाय। तो जो भारतीय ग्रामीण प्रशासन है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। जितने भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित काम होते हैं सब कृषि और उससे रिलेटेड जो भी काम होते हैं ग्रामीण में, गाँवों में होते हैं। अगला है पारिवारिक संगठन। तो आप सब जानते हैं, अगर आप गांव में रहते होंगे, मैं भी रहता हूं यहाँ तक कि, तो जितने भी गांवों के अंदर परिवार होते हैं संयुक्त परिवार होते हैं और आपस में मिलजुल के रहते हैं। मतलब अगर एक किसान रहता तो उसके बेटे, उसके बेटे की बहुआं, फिर उनके बच्चे, इसी तरह से एक पूरी परिवार एक संगठित होकर रहता है। तो ये प्रमुख विशेषताएँ हैं। अगला पॉइंट है बंद सामाजिक स्त्रीकरण। इस चीज़ का मतलब ये है कि जो एक बंद इनका समाज है इस तरह में, तो वो एक समाज में बंधे हुए हैं, एक ही स्तर में ही इनका सामाजिक रूप से बंधे हुए हैं। अगला है उपभोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था। उपभोग पर आधारित आर्थिक व्यवस्था का मतलब ये है कि अगर इन लोगों को जो चीज़ खाना होगी तो उसी चीज़ का उपभोग के लिए, मतलब उसकी व्यवस्था करेंगे। तो इसमें ये जितना उपभोग करेंगे उसी चीज़ की ये व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं है मतलब ये अगर चावल का भी उत्पादन करेंगे तो अपने खाने के मतलब से ही करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि उसे बेचने के मकसद से करें। तो इनका ये प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट है प्रत्येक गांव एक पृथक सामाजिक इकाई के रूप में। तो ये भी एक विशेषता है कि गांव एक पृथक सामाजिक इकाई के रूप में रहते हैं। तो ये सारी क्या है, प्राचीन भारतीय ग्रामीण प्रशासन की प्रमुख विशेषताएं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रामीण समाज का परिचय। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 68.84% भाग लगभग 83.37 करोड़ ग्रामों में बसा हुआ है। दोस्तों अगर आपको पता होगा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है, लगभग 121 करोड़, जिसमें से 83.37 करोड़ कहाँ है, गाँवों में बसा हुआ। अगर आप इसे परसेंटेज में निकालते हैं तो ये कितना आ जाता, 68.84%। यानी कि 68.84 लोग कहाँ रहते हैं, गाँवों के अंदर रहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये 70% भी दिया हुआ मिल सकता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। लगभग 68.84 लोग कहाँ रहते हैं, गाँवों में रहते हैं। बाकी जो बचे वो कहाँ रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय आबादी का 72.22% भाग ग्रामों में बसा हुआ था। तो 2001 में कितना था, 72.22, और अब कितना है, 68.84। यानी गाँवों से में कमी आई है। कितनी कमी आई है, लगभग 4% की कमी आई है। जो गाँवों में रह रहे थे उनकी 4% की कमी अब क्यों आई है, मान लो आज है आप हैं, आपकी जॉब लग जाए, अभी आप गांव में रहते हैं और आपकी जॉब लग जाए तो आप शहर में रहने लगेंगे। शहर में आप सेटल हो जाएंगे और कुछ दिन बाद क्या होगा, आप वहाँ पर अपना घर ले लेंगे, वहाँ पर आप शादी कर लेंगे, आपके बच्चे होंगे, बच्चों को वहीं पढ़ाएंगे और बच्चों की भी शादी वहीं से कर देंगे। कुल मिला के आप गाँव से कहाँ की ओर पलायन कर जाएंगे, शहर की ओर। इसी तरह से हमारे गाँवों में कमी हो जाती है, मतलब गांव से पलायन करके शहर में रहने लगते हैं तो गांव की जनसंख्या तो कम हो जाती है, इसी वजह से कम हो जाती है। तो इस चीज़ से ये परिवर्तन हुआ है 2001 से 2011 में कितना, 4% लोग गाँवों से शहर में पलायन कर चुके हैं। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण समाज की संकल्पना। दोस्तों अब जो ग्रामीण समाज है इसकी अलग अलग तरह से इसकी परिभाषा दे रखी है, तो उसे भी आपको एक बार समझ लेना है। तो सबसे पहले है संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या के आकार और घनत्व के आधार पर ग्रामीण समुदाय को परिभाषित किया गया है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार। तो उन्होंने बताया किसी विशिष्ट स्थान की जनसंख्या, उस जनसंख्या कितनी भी हो सकती है और उसका एक आकार होगा और उनका क्या होगा, घनत्व होगा। तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रामीण समुदाय के रूप में उसे परिभाषित किया है। किसने किया है, संयुक्त राज्य जनगणना ब्यूरो के अनुसार। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स आपको पता ही है जो गाँवों का घनत्व होता है बहुत कम होता है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जरा से लोग रहते हैं, और वहीं शहर की बात करते हैं तो 1 वर्ग किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए शहर का जो घनत्व होता है अधिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत में ग्रामीण शब्द का आमदनी के आधार पर। तो ये किसके आधार पर, आमदनी के आधार पर, आमदनी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। ग्राम का अर्थ है आमदनी देने वाला गांव। तो आमदनी किससे होती है गाँवों के अंदर, ज़्यादातर जो मुख्य कार्य क्या होता है, कृषि होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आमदनी के आधार पर परिभाषित किया है। ग्राम का अर्थ क्या है, आमदनी देने वाला गाँव, इसे क्या कहते हैं, ग्रामीण। अगला पॉइंट है हमारा भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार। अब ये किसके अनुसार है, भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार ग्राम एक ऐसा अस्तित्व है जिसकी पहचान उसके नाम से और उसकी एक निश्चित परिसीमा भी होती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, ये किसके अकॉर्डिंग है, भारतीय जनगणना आयोग के अनुसार। यानी उसका एक नाम होगा और वहाँ पर एक निश्चित परिसीमा होगी, तो उसे क्या कहेंगे, ग्राम या भारतीय या ग्रामीण। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं।
अगला पॉइंट हमारा, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामों में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में कितनी रहती है? 15.53 करोड़। तो यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या रहती है, कितनी रहती है? 15.53 करोड़। आप सबको पता ही होगा, यूपी जी के आप पढ़ते होंगे, तो यूपी की जनसंख्या कितनी है? लगभग 19 करोड़ से ज़्यादा है, जिसमें 15 करोड़ लोग 15 करोड़ से ज़्यादा हैं क्या हैं? ग्रामीण लोग हैं। और बाकी हुए बचे हुए 4 करोड़ लोग कौन है? शहरी। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फ़र्क है यूपी के अंदर। 19 करोड़ लगभग से ज़्यादा, सॉरी 15 करोड़ से ज़्यादा लोग क्या हैं? ग्रामीण हैं। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या भारत के कौन से राज्य में? तो आपको ध्यान रखना है अपने उत्तर प्रदेश में। उसके बाद बिहार का नंबर आता है, बिहार में कितनी है? 9.23 करोड़। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 6.21 करोड़ और महाराष्ट्र में 6.15 करोड़। फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे पहला एक क्वेश्चन ये हो गया कि कौन से राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो आपको पता ही है अपने उत्तर प्रदेश की। अगर आपसे पूछा जाए भारत में किस राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है? तो किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो आपको ये चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपसे पूछा जाए पूरी जनसंख्या, तो आपको ध्यान रखना उत्तर प्रदेश, और नगरीय जनसंख्या की बात करी जाए तो किस में? महाराष्ट्र के अंदर। और ग्रामीण जनसंख्या भी यूपी में सबसे ज़्यादा है। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन बनते हैं, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते। जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट हमारा, सार्वजनिक छोटी संख्या छोटी आबादी वाले गांव कौन कौन से? सिक्किम और मिजोरम। तो सिक्किम में ग्रामीण आबादी कितनी है? 4,55,962। और मिजोरम में कितनी है? 5,29,037। तो इनमें सबसे कम ग्रामीण आबादी पाई जाती है। कहाँ? सिक्किम और मिजोरम में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं, छोटे बड़े शहरों के बाहरी भागों में बसे ग्रामों को आमतौर पर सीमावर्ती ग्राम कहते हैं। सीमावर्ती ग्राम, या इसे हम उपनगरीय भी ग्राम कहते हैं। तो सीमावर्ती ग्राम क्या होते हैं? मान लो कोई शहर है, हम अपने शहर को ले लेते हैं, हम बरेली। तो बरेली की सीमा के पास जितने भी गांव होंगे, तो ऐसे गांवों को हम क्या कहेंगे? सीमावर्ती गांव या उपनगरीय गांव। इन ऐसे गांवों की क्या विशेषता होगी? ऐसे गांवों की विशेषता ये होगी कि इनके अंदर नगर की भी विशेषता होगी और गाँवों की विशेषता भी होगी। फ्रेंड्स, ऐसे गाँवों में रहना बहुत अच्छा होता है कि अगर आप चाहेंगे तो शहर का माहौल भी आपको मिल जाएगा और चाहेंगे तो गांव का माहौल भी आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपकी जब जॉब लग जाए या आप लेखपाल बन जाएं, तो आप ऐसे नगरों में ही रहने की कोशिश करें, ना कि शहर में और ना कि गांव में, क्योंकि आपको दोनों चीज़ों का इसमें क्या मिल जाएगा? दोनों चीज़ों की विशेषताएँ मिल जाएंगी। बाकी आपकी मर्जी, आप जहाँ चाहें वह रहेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों, एक गाँव और आता है कृषि वाले ग्राम। तो कृषि वाले ग्राम क्या होते हैं? आप इसके आसानी से समझ सकते हैं इसके नाम से ही। जहाँ पर मुख्य काम क्या होगा? कृषि होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कृषि वाले ग्राम। इसमें तो आपको कोई कन्फ्यूज़ नहीं रहना, आपको इसकी कोई परिभाषा नहीं लिखी है इसलिए। अगला आता हमारा गैर कृषि ग्राम। अब गैर कृषि ग्राम कौन से हैं? दोस्तों, जहाँ पर मुख्य रूप से कृषि नहीं की जाती है। तो ऐसे गाँव कैसे होते, कहाँ पाए जाते हैं और किस तरह के होते हैं? दोस्तों, जहाँ की ज़मीन बहुत ऊबड़ खाबड़ या मान सकते हैं उपजाऊ नहीं होती है, तो वो गांव हमारे क्या कहलाते हैं? गैर कृषि गांव, क्योंकि वहाँ उत्पादन तो होता नहीं है फसलों का। तो इस वजह से लोग क्या करते हैं? अलग अलग धंधों में लगे होते हैं। तो यहाँ की जनसंख्या भी कम होती है और छोटे होते हैं, मतलब साइज में क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? गैर कृषि ग्राम। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं औद्योगिक ग्राम। दोस्तों, औद्योगिक ग्राम क्या होते हैं? तो इनके बारे में फ्रेंड्स मैंने लिखा नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट ऐसे समझाता हूँ, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मान लो कोई गांव छोड़ो, मैं हम अपने पड़ोस के एक गांव की बात बता देते हैं। फ्रेंड्स, एक गांव जो हमारे पड़ोस में है, तो बहुत साल पहले उसके में सारे लोग किसान थे और ज़मीन मतलब खेती हुआ करती थी। पर कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि सरकार ने वहाँ फैसला किया एक चीनी मिल लगाने का वहाँ फैसला किया। अब किसानों ने अपनी अपनी ज़मीन देने से मना करा, क्योंकि फ्रेंड जब चीनी मिल लगेगा तो उस पर ज़मीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो किसानों से अपनी अपनी ज़मीन देने को कहा, किसानों ने ज़मीन नहीं दी। लेकिन सरकार ने उन्हें एक कंडीशन दी कि आप अपनी ज़मीन दो और ज़मीन का आपको पैसा भी दिया जाएगा और साथ में आपको जॉब भी दी जाएगी। मतलब उस चीनी मिल के अंदर आपको एक बंदे को जॉब दी जाएगी। अब क्या हुआ? सारे किसानों ने अपनी ज़मीन दे दी, जिसकी ज़मीन उसके मतलब चीनी मिल की जगह पे आ रही थी, और उन्हें जॉब भी मिल गई। अब जो गांव के अंदर और लोग थे जो कोई काम नहीं कर रहे थे, बेरोज़गार थे, वो भी इस चीनी मिल में लग गए। तो ऐसे ग्राम हम क्या कहने लगे? ऐसे ग्राम को हम कहेंगे कि वो औद्योगिक ग्राम है, यानी कि उसमें कृषि कार्य को छोड़कर लोग औद्योगिक काम करने लगे। तो इस तरह के गाँव को हम कहेंगे औद्योगिक ग्राम। तो ऐसा हमारे एक पड़ोस के गाँव में हुआ है। तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ, इस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हैं कि अपने कृषि कार्य को छोड़कर
और औद्योगिक काम में अपना श्रमिक की तरह काम करने लगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं शहरीकरण। दोस्तों शहरीकरण को, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी को, यहाँ मिटा देता हूँ, तो शहरीकरण जिसे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर आबादी के स्थायी प्रवास के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अभी यहाँ गाँवों में रह रहे हैं और आपकी जॉब लग जाए तो आप बाहर रहने लगें, तब आप क्या हो जाएंगे, स्थायी प्रवासी हो जाएंगे। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, शहरीकरण। तो क्या कहेंगे, शहरीकरण। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण समाज का आदर्श नमूना। दोस्तों ग्रामीण शब्द का अर्थ है ग्राम, देहात या लोक समाज जैसे शब्दों से अदल बदल कर प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको किसी भी शब्द से देखने को मिल सकता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा, ग्रामीण समाज के लिए सर्वाधिक ग्राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सबसे ज़्यादा यूज़ किसके लिए, किस नाम से करते हैं, ग्राम के नाम से। नेक्स्ट है देहात अर्थात कंट्री साइड। कंट्री साइड दोस्तों अंग्रेजी का शब्द है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका प्रयोग आमतौर पर पश्चिमी जगत में किया जाता है। जो सिंधु की नदी के पार के जितने भी लोग थे, इस कंट्री साइड के नाम से गाँव को परिभाषित या पुकारते थे। नेक्स्ट है लोक या फोक शब्द का अर्थ छोटी पारंपरिक और सजातीय समुदाय के व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है। नेक्स्ट हम देखते हैं लोक समाज का निहित अर्थ है पारंपरिक और समान जाति से गठित समाज। कहने का मकसद ये है, एक ही परंपरा और समान जाति के लोग जब संगठित होकर कहीं रहने लगते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, लोक समाज। तो आई होप ये भी आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे बंजारा एक जाति है, तो बंजारा लोग साथ में मिलकर एक जगह रहने लगते हैं, तो और उनकी जो जाति भी समान होती है और पारंपरिक रूप से भी समान होते हैं और संगठित होकर रहते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, उन लोक समाज को। तो आई होप आप इसे अब समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राचीन भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन से संबंधित शब्दावलियाँ। दोस्तों इससे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर लेखपाल के एग्जाम में 2015 में पूछा गया था। तो कहाँ मिलता है, वैदिक साहित्य में। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है हमारा ग्रामीणी। तो ग्रामीणी किसे कहा गया है, ये सब दोस्तों प्राचीन भारत की शब्द हैं, आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण किसे कहते हैं, ग्राम प्रशासन अधिकारी को। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला हमारा गोप। गोप किसे कहते हैं, हटबंदी के कार्य को। हटबंदी कार्य को कहते हैं गोप। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा गौलमिक। तो गौलमिक क्या होता है, गौलमिक होता है ग्रामीण प्रशासक। तो प्राचीन भारत में गौलमिक किसे कहा गया है, ग्रामीण प्रशासक को। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रामपति या महत्तर। तो ये ग्राम प्रशासन को कहा गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा उर। तो उर किसे कहा गया है, लोगों की एक संस्था होती थी, उसे क्या कहते थे, उर। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला है पटवारी। तो पटवारी किसे कहते हैं, ग्राम प्रधान का सहयोगी क्या कहते हैं, पटवारी, जो कि अब लेखपाल बन चुका है। तो उस टाइम ये क्या होता था, ग्राम प्रधान का ये सहयोग करता था, कौन, पटवारी। तो ये प्राचीन भारत में कुछ शब्दावलियाँ जिनको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है मौजा। तो मौजा गाँवों के एक समूह को हम क्या कहते थे, मौजा। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। ये सारे शब्द आपको PDF मिल जाएगा, तो आप इसे 1 से 2 बार देख लेंगे तो आपको सारे ध्यान रहेंगे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातियाँ एवं कृषक की। दोस्तों ग्रामीण समाज शब्द का अभिप्राय शहरी समाज की तुलना में छोटा समाज है। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीण समाज छोटा होता है, अर्थात इसकी आबादी भी कम होती है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत छोटा होता है। तो इसमें तो कोई समझने जैसी बात नहीं है। ग्रामीण समाज छोटा ही होगा और इसकी आबादी भी कम होगी और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी अपेक्षाकृत शहर की तुलना में क्या होगा, छोटा होगा। अगला है ग्रामीण समाज में कृषि प्रधान समाज है, जिसमें कृषक, शिल्पकार, दस्तकार और अन्य व्यावसायिक समूह हैं, शामिल हैं। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। कृषक के अलावा शिल्पकार, दस्तकार और अन्य व्यवसाय के ग्रामीण समाज में कार्य होते हैं। ये किसी ना किसी वजह से मुख्यतः कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। मतलब कोई भी कार्य करेंगे तो कृषि पर ही निर्भर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि कृषि से हटकर होगा। तो ग्रामीण समाज की ये प्रमुख विशेषताएं, इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भारत की आबादी में लगभग 10.45 करोड़ अनुसूचित जनजाति के लोग शामिल हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अपने भारत की जनसंख्या कितनी है, 121 करोड़, ये 2011 के अनुसार है, जिसमें से 10.45 करोड़ क्या है, अनुसूचित जनजाति। अगर आप इसका परसेंटेज निकालते हैं तो लगभग ये 8.6% क्या है, भारत के अंदर अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं हरियाणा, पंजाब,
हरियाणा और पंजाब राज्यों को और चंडीगढ़ और दिल्ली पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर लगभग 705 अनुसूचित जनजातियां बसी हैं। यानी 705 तरह की क्या है, अनुसूचित जनजाति पाई जाती हैं। कहाँ कहाँ नहीं पाई जाती हैं, आपको इन राज्यों पर पूरी तरीके से ध्यान देना है, इसे लेकर एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। एक हरियाणा में नहीं होगी, पंजाब में, चंडीगढ़, दिल्ली और पांडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति इन राज्यों में नहीं रहती है। दोस्तों, उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सार्वजनिक संख्या कितनी है? 62। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। उड़ीसा के अंदर 65 तरह की जनजातियाँ रहती हैं, तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अधिसूचित को अनुसूचित जनजातियाँ कहते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान रखना है। इस संदर्भ में पहली अधिसूचना वर्ष 1950 में जारी की गई थी, तो ये ईयर आपको ध्यान रखना है। जो अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में पहली अधिसूचना कब जारी की गई थी? 1950 में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 की अपरिष्कृत जनजाति समूह के रूप में पहचान की गई, यानी इनकी बहुत क्रिटिकल कंडीशन के हिसाब से इनकी पहचान की गई। कितनी जनजातियों की? 75, क्योंकि अनुसूचित जनजातियों की तुलना में ये अधिक पिछड़ी हुई हैं। कौन सी? 75 तरह की ये जनजाति क्या है, बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई हैं। इन्हें इसीलिए किस कैटेगरी में रखा गया? बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में इन्हें रखा गया है, यानी अपरिष्कृत जनजाति के समूह के रूप में इनकी पहचान की गई है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, भारत में जनजातियाँ निम्न उत्पादन विधियों से जुड़ी हैं, यानी जनजातियों का जो मुख्य व्यवसाय या मुख्य कार्य कह सकते हैं, क्या क्या काम करती हैं, तो इन सबको आप ध्यान रखेंगे। इनसे रिलेटेड डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला है शिकार खेलना, तो जनजातियाँ जो क्या काम करती हैं? शिकार खेलती हैं। नेक्स्ट है खाद्य सामग्री एकत्र करना, मतलब इनका एक जगह स्थायी भी नहीं रहते हैं, तो ये लोग क्या करते हैं? खाद्य सामग्री को एकत्र कर लेते हैं और जहाँ भी इन्हें जाना होता है साथ में ले जाते हैं। अगला पॉइंट है मछली पकड़ना, इन्हें मछली पकड़ लेते हैं। अगला है बागवानी का काम करना और झूम कृषि करना। झूम कृषि के बारे में आप दोस्तों इनको पता ही होगा, नहीं है पता तो आप कह देते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो जब जंगलों को काटकर कृषि की जाती है तो ऐसी कृषि को क्या कहते हैं? झूम कृषि। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इसे लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट है इनका काम कला और शिल्प, तो इनका ये सारे मुख्य काम है, इनको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सर्वप्रथम अमेरिकी मानव विज्ञानी A.L. क्रोबर ने अपने लेखों में कृषक या पीसेंट को परिभाषित किया था, तो हम कृषक के बारे में देख रहे हैं। दोस्तों, A.L. क्रोबर के द्वारा दी गई कृषक की परिभाषा के अनुसार कृषक निश्चित रूप से ग्रामीण होते हैं, तो जाहिर सी बात है कृषक ग्रामीण गाँवों में रहते हैं, तो इसलिए ग्रामीण ही होते हैं। इसके अलावा उनका संबंध शहरी बाज़ारों से होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपनी फसलें ज़्यादा उगाते हैं और कुछ अपने यूज़ के लिए रोक लेते हैं और उन्हें बेचने के लिए कहाँ जाते हैं? शहरों के बाज़ार में जाते हैं। इसलिए इसका अलावा उनका संबंध किससे होता है? शहरी बाज़ारों से होता है। अगला है वे एक बड़े जन समुदाय का ऐसा वर्ग है जिसमें अक्सर शहरी केंद्र और कभी कभी महानगर होते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इसमें हमारा, वे आंशिक संस्कृतियों सहित आंशिक समाज हैं, तो ये इनकी जो संस्कृतियाँ होती हैं आंशिक होती हैं, और ये क्या है? एक आंशिक समाज। ये किसके द्वारा है? तो आप इन वैज्ञानिक का नाम ध्यान रखेंगे, A.L. क्रोबर। अगला पॉइंट देखते हैं, इनमें जनजातीय समुदायों की प्रतीकता, राजनीतिक स्वायत्तता, आत्मनिर्भरता नहीं होती, लेकिन इनकी स्थानीय इकाइयों में अपनी अस्मिता, एकजुटता और अपनी मिट्टी एवं पूजा पद्धतियों के प्रति लगाव भी अभी भी सुरक्षित हैं। किसके अंतर्गत? ये सब कृषक समाज के अंतर्गत की बातें हैं, तो आप इन सबको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रोबर का कहना है कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है। तो फ्रेंड्स, आपको इतनी सी लाइन जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि पता क्या होता है, ये आपको दे देंगे कि कृषक आंशिक संस्कृति सहित आंशिक समाज है, तो ये कथन किसका? इस तरह से क्वेश्चन आपको बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है क्रोबर का। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा जॉर्ज के अनुसार, तो इनके अनुसार भी आप ध्यान रखें, कृषकों से अर्ध समाज बनता है, यानी अर्ध समाज किससे बनता है? कृषकों के द्वारा बनता है, तो ये कथन किसका है? जॉर्ज का है, तो आप इनके कथन को भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण एवं शहरी समाज। दोस्तों, ग्रामों से शहरों में परिवर्तन होने वाले क्षेत्रों को रॉबर्ट रेडफील्ड और मिल्टन सिंगर ने विकासवादी शहर कहा। तो इन्होंने क्या कहा था? इनका मेन उद्देश्य था कि जो गांवों से शहरों में परिवर्तन होने वाले शहर को क्या कहा है? विकासवादी शहर या ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़। ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ क्या होती हैं? तो इस तरह से एक मान सकते हैं, एक गाँव है, कोई भी गाँव है, इसमें मैं आपको एग्जाम्पल नहीं देता, कोई भी गाँव है, इस गाँव में सब लोग क्या करते हैं? कृषि के कार्य करते हैं,
अब इसमें बदलाव आपको बताऊंगा किस तरह से बदलाव होगा, तो वो विकासवादी गांव किस तरह से बन जाएगा। इस गांव में सारे लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं और कृषि से रिलेटेड सारे काम करते हैं। अब सरकार का फैसला हुआ है यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री आ गई, अब यहाँ पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लग गई, तो गाँवों के लोगों ने अपनी ज़मीन दे दी और वहाँ पर जॉब करने लगे, और जो लोग बेरोजगार थे वो भी इसके अंदर जॉब करने लगे। अब जॉब का मामला बढ़ा तब इसमें तो और ज़्यादा मतलब यहाँ फलों और खाने पीने की चीज़ें भी उपलब्ध होने लगी। खाने पीने की चीज़ें उपलब्ध होने लगी तो यहाँ पर हॉस्पिटल की सुविधाएँ और धीरे धीरे और सारी सुविधाएँ भी होने लगी। इस तरह से यहाँ बहुत ज़्यादा लोग यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे करके यहाँ और एक फैक्ट्री आने लगी। जब यहाँ विकास ज़्यादा हुआ तो ये किस में परिवर्तित हो गया, एक विकासवादी शहर में परिवर्तित हो गया। तो इस गांव को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोजेनेटिक सिटीज़ या विकासवादी शहर। तो ये गाँवों से परिवर्तित हुआ है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, ऐसे शहरों की मूल उत्पत्ति इनके गांव से ही होती है, और इस चीज़ को आप ध्यान रखना है कि ये पहले क्या था, एक गांव था। बाहरी जनसंख्या का इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब बाहरी जनसंख्या तरह तरह के लोग आ रहे हैं, इसमें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो उसका मूल गाँव है वही रहेगा। मूल उत्पत्ति क्या है, इसकी गाँव से ही हुई है। जब शहर में अलग अलग लोग आकर बसते हैं तो इन्हें विजातीय या हेट्रोजेनेटिक सिटी कहते हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है, यहाँ भी इस चीज़ को मान सकते हैं कि अलग अलग तरह के लोग आ रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। मान लो अगर 2-3 फैक्ट्री और लग गई तो इसमें क्या होगा, अलग अलग तरह के हर जगह के लोग आएंगे, हर जाति के लोग आएंगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, विजातीय शहर या हेट्रोजेनेटिक सिटी। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, शहरी समाज की विशेषताओं में शामिल है बड़ा आकार। सही बात है, जो शहरी समाज की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इनका आकार बड़ा होता है। अगला है अधिक घनी आबादी। हाँ, घनत्व इनका बहुत ज़्यादा होता है। 1 वर्ग किलोमीटर में आप मानेंगे तो लगभग दिल्ली की बात करें, दिल्ली में लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं 1 वर्ग किलोमीटर में। भाई गाँवों की बात करते हैं तो लगभग 300 साढ़े 300 लोग 1 वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हम जिस गाँव में रहते थे तो लगभग मान सकते हैं कि इसका अगर घनत्व निकालेंगे तो 500 साढ़े 500 निकलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रामीण क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान क्षेत्र है। तो जाहिर सी बात है, गाँवों में जो मुख्य काम होता है क्या होता है, कृषि होती है, और मोटे तौर पर इन्हें खाद्य उत्पादक इकाइयाँ कहते हैं। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ही है आपके लिए, आपको ये पता ही होगी चीज़ें। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रामीण समाज। तो इसे एक बार हम बता भी चुके हैं, फिर से आपको अगर लिखना चाहें, पहली बात आपको PDF मिल ही जाएगा, तो इसे आपको इसी तरह की ये लैंग्वेज में क्वेश्चन की तरह मिल सकते हैं। तो है, इस शब्द का प्रयोग छोटे समाज के लिए किया गया है। किसका, ग्रामीण समाज के लिए, जहाँ कुछ 100 आवासीय इकाइयाँ शामिल हों और जो केवल अपने खाने के लिए अन्न उत्पादन करते हों। इनका मुख्य धंधा कृषि करना हो। इस चीज़ का क्या मतलब है, जो अपने केवल खाने के लिए अन्न उत्पादन करते हो, इनका जो ग्रामीण समाज होता है पता क्या करता है कि मतलब इन्हें अगर चावल खाना है तो अपने खाने के लिए उत्पादन करेंगे, ऐसा नहीं होगा कि अपने बेचने या किसी और के लिए करें। तो इनका ये जो केवल अपने खाने के लिए अन्न का उत्पादन करते हैं, तो इस समाज को हम क्या कहेंगे, ग्रामीण समाज। ऐसे समाज में कुछ लोग गैर कृषि कार्यों में भी लगे रहते हैं, परंतु ऐसे लोग इसके साथ साथ खेती बाड़ी भी करते रहते हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, हमारे पड़ोस में ही एक ऐसे हैं कि वो वैसे तो अपने कृषि कार्य करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने क्या है, किराना की स्टोर खोल रखा है। क्या खोल रखा है, किराना स्टोर। तो जब वो कृषि का कार्य नहीं करते हैं तो वो अपने किराना को चलाते रहते हैं, और जब कृषि का टाइम आता है, मतलब फसल बोने का टाइम आता है, तो अपनी फसल पर भी पूरी तरीके से ध्यान देते हैं। तो यही पॉइंट है कि तो ऐसी समाज को हम क्या कहते हैं, ग्रामीण समाज। तो ऐसे समाज में कुछ लोग गैर कृषि कार्य में लगे रहते हैं, तो इसी तरह को हम क्या कहेंगे, गैर कृषि कार्य। तो ऐसा नहीं किराना ही हो, और सारा कोई भी काम कोई हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातीय समाज। इसके बारे में हम पढ़ भी चुके हैं और देख लेते हैं। तो कृषि आधारित समाज की तुलना में ये अधिक छोटा होता है। तो कृषि समाज से तो ये छोटा होता है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इनके आर्थिक धंधों में हम आपको बता ही चुका हूँ, शिकार करना, खाद्य पदार्थ एकत्र करना, अस्थायी कृषि करना। तो ये सब क्या है, जनजातीय समाज की विशेषताएँ हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं शहरी समाज की। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, फिर से इसे बता देते हैं। इस शब्द का प्रयोग कस्बों और शहर दोनों के संदर्भ में अदल बदल कर किया जाता है। तो ऐसा नहीं है केवल शहर के लिए होगा शहरी समाज, तो ये कस्बे और शहर के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है। शहरी समाज में वृद्धि काफ़ी तेज़ी से होती है, शहर का क्षेत्र विस्तृत एवं आबादी अधिक होती है। तो ये सारे पॉइंट आपको इसके बारे में ध्यान रखना है दोस्तों। इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं, आगे की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इसके जो बचा हुआ पोर्शन रह जाएगा
तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके बताएं आपको ये समझ में आया नहीं आया, अच्छा लगा बुरा लगा, कुछ चेंजेस करना है, जो भी आपको कमेंट्स हो, जो अच्छे बुरे कुछ भी होंगे, मैं आपको आपके कमेंट मानूंगा और आप पढ़ूंगा। आप कमेंट करें और बताएं कि मुझे आगे ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आएगा तो मैं जल्द से जल्द पूरे कोर्स को ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।